बढ़ते आगे, संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा शुरू कर दिया, नारेबाजी की गई। विपक्ष के बढ़ते हंगामे की वजह से कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। अब से कुछ ही देर बाद कार्यवाही फिर से शुरू होगी, लेकिन आज भी राज्यसभा में गतिरोध बना रहेगा। एक अलग ही तस्वीर नजर आई। कल पहले दिन की अगर बात करें तो राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ मौजूद थे, लेकिन कल देर शाम जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद तमाम सियासत भी हो रही और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ का कार्यकाल अभी भी करीब 2 साल बचा हुआ था। ऐसे में संसद सत्र के बीच अचानक हुए इस्तीफे ने हर किसी को चौंका दिया है। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारणों को बताया, लेकिन विपक्ष इसको अंदरूनी मतभेद करार दे रहा है। जगदीप धनखड़ आज संसद भी नहीं आए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ लोग जगदीप धनखड़ के कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सरकार पर बहुत एग्रेसिव है। और इसी बीच आपको एक बड़ी अपडेट दे दें कि राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो भी 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर दी गई है। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई, जोरदार हंगामेबाजी के साथ सत्र को पहले तो लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, उधर राज्यसभा को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, भारी बवाल के बीच। विपक्ष इसको लेकर अंदरूनी मतभेद बता रहा है। जगदीप धनखड़ आज संसद भी नहीं पहुंचे थे। सूत्र ये बता रहे हैं कि वो विदाई भाषण भी नहीं देंगे। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ लोग जगदीप धनखड़ के लगातार कांटेक्ट में हैं, लेकिन कांग्रेस समेत जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के सांसद हैं, धनखड़ के इस्तीफे की बात को बचा नहीं पा रहे और सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। सरकार से पूछ रहे कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से धनखड़ को अचानक चलते सदन में इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि धनखड़ लगातार यही बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके पीछे वो स्वास्थ्य की असली वजह बता रहे हैं। उन्होंने संसद सत्र से पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया, एक ये भी सवाल लोगों के जहन में चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि ऐसा नजारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। पहले दिन का सत्र चलने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अभी राज्यसभा के हंगामे के बीच 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई है। वहीं धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज की अगर हम बात करें तो आज पहले तो 12 बजे तक के लिए लोकसभा के सदन को स्थगित किया गया, वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। धनखड़ की अगर बात करें तो साल 2022 में अगस्त में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था उन्होंने और उनका कार्यकाल अभी भी 2027 तक के लिए बचा हुआ था। वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन की अगर बात करें तो राज्यसभा में सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ ने शोर शराबे को लेकर विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी काफी नसीहत दी थी, कड़ी नसीहत दी थी। और आपके टीवी स्क्रीन पर जरा ये 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर आज की है तो दूसरी तस्वीर कल की। तो धनखड़ के इस्तीफे को कांग्रेस ने एक अलग ही टर्न दे दिया है। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। जयराम रमेश की अगर बात करें, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि अंदरूनी मतभेद की वजह से ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं। ट्वीट में इसमें लिखा गया है कि कल 12:30 बजे राज्यसभा की बीएसी की बैठक की हुई, जिसमें जेपी नड्डा, रिजिजू समेत कई सदस्य मौजूद रहे। 4:30 बजे भी बैठक फिर से होनी थी और समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए मौजूद रहे, लेकिन नड्डा और किरेन रिजिजू बैठक में शामिल नहीं हुए। धनखड़ जी को भी नहीं पता था कि आखिरकार मंत्री क्यों नहीं आए और 1 बजे के लिए बैठक टाल दी गई। इससे साफ होता है कि कल दोपहर 1 बजे 4:30 बजे कुछ ऐसा गंभीर जरूर हुआ जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है।
राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नजर बनी हुई थी कि इस पर कुछ हो सकता है या फिर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अपने इस्तीफे में, अपने रिजाइन लेटर में उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। सबसे ज्यादा टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि मॉनसून सत्र चल रहा है और सत्र के बीचों बीच ये चीजें हुई। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, अभी क्या अपडेट है इस बड़ी खबर पर, और खबर यह भी है कि मंजूर हो गया उनका इस्तीफा? जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत कल हुई और रात होते होते इस्तीफा पत्र सामने आ गया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि शाम तक जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ थे। ये विपक्षी पार्टियों के जो सांसद है, खासतौर पर राज्यसभा सांसदों की बात करते हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य का हवाला दिया गया, इस पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है कि वजह कोई और हो सकता है। लेकिन आज दूसरा दिन है मॉनसून सत्र का और ये भी खबर आ रही है कि जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे पत्र को लेकर अडिग है और वो पुनर्विचार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है और विपक्षी पार्टियां कह रही है कि उनको सोचना चाहिए अपने इस्तीफे पर। लेकिन जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि जब पूरी तरह से स्वस्थ थे और बीएससी की मीटिंग चूंकि कल होनी थी, दोपहर में ये खबर आई थी सुबह के वक्त कि दोपहर में बैठक होगी, लेकिन दोपहर की बैठक को शाम में किया गया और शाम में उस बैठक में जेपी नड्डा नहीं पहुंचे। ये कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि इसकी जानकारी भी जगदीप धनखड़ को नहीं दी गई थी, जबकि ये सामने आया है कि जेपी नड्डा की ओर से उनके कार्यालय को ये जानकारी दी गई थी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सभापति के तौर पर कल वो जिम्मेदारी निभा रहे थे और उसके बाद जो है अचानक रात होते होते उनका इस्तीफा पत्र सामने आ गया। इसीलिए विपक्षी पार्टियों की ओर से इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों नहीं सत्ता पक्ष के किसी नेता ने उनका हालचाल जाना। अगर वो बीमार चल रहे थे, वो बीमार थे, तो ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है। और सदन का दूसरा दिन है, लेकिन इस्तीफा उनका स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है और कल ही आपने देखा था कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, मेडिकल एडवाइस शब्द का जिक्र किया गया था, तो ऐसे में इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। बिल्कुल, और जो विदाई भाषण होता, अगर हम औपचारिकताओं का जिक्र करें स्वाति, विदाई भाषण भी नहीं देंगे जगदीप धनखड़, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। एक ट्वीट किया गया है कांग्रेस सांसद की तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से, उसमें वो अंदरूनी कलह की बात भी कर रहे हैं स्वाति, उसको लेकर और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अनबन दोनों के बीच में था, क्योंकि किसानों के हितों के लिए भी जगदीप धनखड़ ने अपनी आवाज उठाई थी। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भीतरघात सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, यही वजह है कि इस्तीफा दिया गया है, और या फिर दबाव की वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। बीएससी की मीटिंग का जिक्र हो रहा है कि जेपी नड्डा उस बैठक में नहीं पहुंचे और इसकी जानकारी जगदीप धनखड़ को नहीं दी गई। यही नाराजगी की वजह है कि आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, वो उस बैठक में क्यों नहीं पहुंचे, ये कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। और यहीं से जो अगर बात करें हम, तो कहा जा रहा है कि तालमेल ठीक से नहीं बन पा रहा था, यही वजह है कि दबाव की वजह से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। ये कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, यही वजह है कि अचानक इस्तीफा दिया गया। अनुप्रिया पटेल ने तो यहां तक कहा कि जिस तरह से विपक्ष चौंका है, उसी तरह से सत्ता पक्ष भी चौंका है। अब विपक्षी पार्टियां एक और आरोप लगा रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बीच में तबीयत उनकी खराब हुई थी, अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। लेकिन विपक्षी पार्टियां बीएससी की मीटिंग का जिक्र करते हुए टारगेट भारतीय जनता पार्टी को कर रही है कि आपसी कलह की वजह से ये इस्तीफा दिया गया है।
मानसून सत्र का पहला दिन था। कल आपने देखा होगा विपक्षी पार्टियों को जिस अंदाज में वो डांटते फटकारते हैं। कल सत्ता पक्ष के भी कई सांसदों को उन्होंने डांटा जब वो हंगामा चल रहा था, और उसके बाद रात को सडनली ऐसा हो जाएगा, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि वहां तक जाएगी ये चीजें। 2027 में इनका रिटायरमेंट होना है। देखिए, अभी कार्यकाल में 2 साल का वक्त था, लेकिन इस बीच जिस तरह से इस्तीफा दिया गया, इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि अभी जब कार्यकाल में वक्त था तो अचानक फिर इस्तीफा उपराष्ट्रपति ने क्यों दिया। कल अगर सदन की कार्रवाई की बात करते हैं तो खास तौर पर राज्यसभा सांसदों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सभापति के तौर पर वो जिम्मेदारी सदन में निभा रहे थे। तो ऐसे में राज्यसभा सांसदों का कहना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, तो फिर रात में इस्तीफा पत्र सामने क्यों आया, ये सवाल उठाया जा रहा है। और इसलिए भी सवाल उठ रहा है क्योंकि 2027 में कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं वो सवाल उठा रहे। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर जब काम किया गया था तो ममता बनर्जी, और राज्यपाल के तौर पर जब काम कर रहे थे जगदीप धनखड़, तो खूब 10 दिन पहले हम लेकर चलते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों तो 10 दिन पहले जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने एक स्पीच दिया, उसमें उन्होंने बताया कि वो अभी तैयार नहीं है इस्तीफा देने के लिए, और 2 साल तक का कार्यकाल बहुत अच्छी तरीके से वो निभाएंगे, और उसके बाद ही इस्तीफा वो देंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा 10 दिन पहले दी गई स्पीच में। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई। स्वाति, महज 10 दिन पहले की स्पीच है और बहुत वो हेल्दी लग रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज से जरा सा भी ये नहीं लग रहा है कि 10 दिनों के बाद इस्तीफा दे देंगे। हाँ, स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहा है कि 10 दिनों में आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। जी जी बिल्कुल, देखिए इनका ये बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लाइन हटकर लगातार उपराष्ट्रपति बयान दे रहे थे। पिछले दिनों को अगर आप देखिए तो जो है वो जजों को लेकर बयान दिया गया था, उससे पहले किसानों को लेकर हितों में बयान दिया गया था आंदोलन के वक्त। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, और लगातार जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की ओर से कहा जा रहा था कि अब तक किसी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर क्यों नहीं कुछ कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी जस्ट एक एक्स पर पोस्ट आया है, और उन्होंने ट्वीट किया है कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है, और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र, इस पर विपक्ष इन तमाम चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार रिजाइन क्यों दिया गया। अब ये बताइए कि उपराष्ट्रपति की रेस में कौन अगला नाम होगा, क्योंकि सत्र चल रहा है, किसका नाम आप सबसे आगे देख रही हैं स्वाति? देखिए, अभी वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के तहत जो है वो नया उपराष्ट्रपति का नाम सामने आएगा। लेकिन अटकलें चूंकि कई तरह की लगाई जा रही है, सोशल मीडिया पर अलग अलग नाम भी चल रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि जिस तरह से अचानक इस्तीफा गया है, उसके बाद बैठकें भी होंगी और पूरा विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा, उसके बाद कोई नाम निकल कर सामने आएगा, फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो पूरी तरह से एक प्रक्रिया है, तो इसमें वक्त लगेगा अभी देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने में, क्योंकि देर रात उन्होंने इस्तीफा दिया है, अभी इस्तीफा स्वीकार किया गया है। कई तरह के नाम इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन पुख्ता अगर हम बात करें तो कोई अंदर से इस वक्त नाम निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि कल ही इस्तीफा दिया गया। अभी सत्र भी चल रहा है, और सत्र में अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा भी हो रही है। हालांकि हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, लेकिन अभी जो है नया उपराष्ट्रपति मिलने में वक्त लगेगा। लेकिन कई
चर्चाएं ये भी है कि बिहार से किसी को नया उपराष्ट्रपति बनाया जाए, कोई नाम सामने आए, अलग अलग प्रदेशों का जिक्र हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई चर्चा। आपको मैं रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि नजरें बनी हुई है हर एक व्यक्ति की। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का मौका मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये जो ट्वीट है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, क्योंकि देखिए विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी तमाम नेताओं की नजर बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उनकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफा उन्होंने जिस तरीके से दिया वो चीजें कैसे हुई, सडनली कैसे हुई। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का मौका मिला और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और बताया ये भी जा रहा है कि आज वो संसद नहीं पहुंचे हैं, विदाई समारोह में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष जैसा कि लगातार उनकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है और अगर विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर सेहत ही असली कारण होता तो उन्होंने सेशन से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। और अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा सत्र में, ये देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत सारे नाम हैं, इसको लेकर चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, वो आप देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके बेहतर स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। उन्होंने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की और मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख रही होंगी, ये आया है और इसमें उन्होंने उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस्तीफा पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेडिकल एडवाइस दिया गया है, इसी वजह से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और सभी का आभार भी उपराष्ट्रपति द्वारा जताया गया था। राष्ट्रपति की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आभार जताया गया था इस्तीफा पत्र में। और अभी प्रधानमंत्री ने खुद एक्स पर पोस्ट किया है और ये विपक्षी पार्टियां दूसरी तरफ लगातार इस पर सवाल उठा रही थी कि अगर स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है तो क्यों मतलब अब ये एक तरह से क्लियर हो चुका है प्रधानमंत्री के ट्वीट आने के बाद कि मतलब अब अगला उपराष्ट्रपति ही मिलने जा रहा है देश को। जो संभावनाएं थी, वो जो अटकलें थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब अगला उपराष्ट्रपति मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया कि वो दोबारा विचार नहीं करना चाहते इस पर और इस्तीफा जो उन्होंने दिया है वो उस पर अभी भी अडिग है। इससे पहले लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे और इस्तीफा स्वीकार किया गया है। अभी तुरंत ये खबर आई कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल में कामकाज किया है उसको प्रधानमंत्री ने याद किया है। इसके अलावा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की गई है। तो ये तो तय है कि उनका इस्तीफा जैसे ही मंजूर किया गया, नया उपराष्ट्रपति अब देश को मिलेगा, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया के तहत जो है वो चुनाव होगा। अब देखना होगा कि कौन नाम निकलकर सामने आता है, लेकिन जिस तरह से अचानक ये इस्तीफा दिया गया है तो सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हुई और पहले दिन ही इस्तीफा दिया गया, तो ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने दर्शकों को ट्वीट दिखाएंगे जो जयराम रमेश की तरफ से किया है, चूंकि इस मामले पर विपक्ष पूरा एकजुट है और बहुत एग्रेसिव मोड पर नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले पूरा विपक्ष एकजुट हुआ करता था। जो कार्यशैली थी जगदीप धनखड़ की, उस पर हमेशा एक तरह से असंतुष्ट रहता था विपक्ष, लेकिन इस्तीफे के बाद कांग्रेस के बड़े सवाल, जयराम रमेश की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा गया है कि यह संवैधानिक पद पर इस्तीफा और 4:30 बजे की बीएससी बैठक का जिक्र इसमें किया, लेकिन नड्डा और रिजिजू बैठक में शामिल नहीं हुए और धनखड़ जी को यह पता नहीं था। 1 बजे जो बैठक होनी थी वो बैठक टाल दी गई और 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच भी कुछ गंभीर बातें हुई, ये इस ट्वीट में पूछा गया और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इसमें अपने सेहत का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि इसके पीछे कुछ और गहरे कारण हो सकते हैं। तो ये कांग्रेस के सवाल है और कांग्रेस इसको लेकर
एकजुट नजर आ रहा है। विपक्ष के आरोप है कि कल शाम बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक दोबारा होने वाली थी, लेकिन सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पर पहुंचे ही नहीं। कांग्रेस ने यह भी एलिगेशन लगाए हैं कि जेपी नड्डा ने इसको गलत करार दिया है। बीएसी की बैठक में ना जाने पर बोले हैं जेपी नड्डा कि उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी गई थी और मैं रिजिजू या किसी अन्य काम में वहां पर बिजी था, मैंने चेयर के लिए कोई बात नहीं बोली और मैंने जो कहा मैंने वही बोला, वही ऑन रिकॉर्ड जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि उपराष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी गई थी। देखिए, ये एक तरह से क्लैरिफिकेशन दिया गया जेपी नड्डा के तरफ से। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने चेयर के लिए कोई बात नहीं बोली थी और ये जो बातें हैं ये ऑन रिकॉर्ड जाएगी। स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, जो सवाल लगातार उठ रहे थे उसको लेकर अब जेपी नड्डा का भी एक तरह से स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। बीएसी की बैठक में ना जाने की बात इसमें हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने उनको पहले ही कह दिया था। जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा का ये बयान सामने आया क्योंकि लगातार टारगेट उनको विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा था कि बीएसी की मीटिंग में जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, ये टारगेट उनको किया जा रहा था। और ये बयान सामने आया है कि चूंकि ये जानकारी दे दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि जानकारी नहीं दी गई थी उपराष्ट्रपति को कि जेपी नड्डा वहां पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दूसरी बार वो मीटिंग बुलाई गई थी। एक बार दोपहर में बैठक तय हुई थी, लेकिन फिर उसे शाम में कर दिया गया था और शाम में जेपी नड्डा उस बैठक में नहीं पहुंचे, ये जानकारी नहीं दी गई थी, ये कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी। लेकिन जेपी नड्डा का कहना है कि उनके कार्यालय को पूरी जानकारी दे दी गई थी कि वो इस बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे, व्यस्तता के कारण वो नहीं पहुंच पाएंगे, ये जानकारी दी गई थी। तो साफ तौर पर जेपी नड्डा का बयान और स्पष्टीकरण आ गया है, क्योंकि लगातार इस पर टारगेट जेपी नड्डा को किया जा रहा था कि क्यों वो बैठक में नहीं पहुंचे, और इसी को अंदरूनी कला कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी। लेकिन बयान सामने आ गया है, प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट भी कर दिया है, लेकिन अभी ये यहीं पर नहीं थमेगा, क्योंकि सत्र में सभापति का जो कामकाज होता है वो आप जानती हैं कि राज्यसभा में मुख्य भूमिका के तौर पर उपराष्ट्रपति होते हैं। और जिस तरह से मानसून सत्र के पहले दिन ये इस्तीफा हुआ है, तो ऐसे में सवाल जो है वो आज उठेगा। संसद की अगर हम बात करें तो एक और नई तस्वीर देखने को मिली है। एसआईआर को लेकर आपने देखा कि लगातार बिहार में बवाल हुआ, सियासी उबाल देखने को मिला और आज बिहार मतदाता लिस्ट को लेकर विपक्ष एक बार फिर एकजुट नजर आया। आज संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्षी दलों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। संसद परिसर में एसआईआर पर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। हाथों में पोस्टर थे, बैनर थे और जिसको लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रियंका गांधी भी इस रिवीजन याचिका को लेकर यहां पर मौजूद थी, प्रोटेस्ट में शामिल हुई और सबका एक स्वर में यही कहना रहा कि ये लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में ये चीजें स्वीकार योग्य नहीं है। अखिलेश यादव इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, संजय सिंह थे, बहुत सारे नेता विपक्ष के इसमें मौजूद थे। इससे पहले आपने देखा होगा कि आज विधानसभा में भी जमकर प्रोटेस्ट किया गया। बिहार विधानसभा में इसको लेकर, एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से उबाल और दूसरी तरफ संसद का जो मानसून सत्र है वहां पर भी जमकर राजनीतिक टकराव इस एसआईआर के मुद्दों को लेकर। संसद परिसर की ये तस्वीर जहां पर प्रदर्शन हुआ और वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो पटना विधानसभा में भी आज इसको लेकर विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। उसमें राबड़ी देवी समेत कई नेता मौजूद नजर आए। तानाशाही को लेकर सवाल उठाए गए और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इस डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में तानाशाही नाम की कोई भी चीज नहीं चलेगी।
से लेकर बिहार तक की तस्वीरें हैं। पहले बिहार बंद रहा, विपक्ष ने जिस तरीके से आह्वान बिहार बंदी के किया, और उसके बाद नौबत अब देखिए इसको लेकर एसआईआर, जिसको लेकर बवाल चल रहा है। आज मॉनसून सत्र में भी ये जो मामला था बहुत तेजी से गूंजा। पटना विधानसभा में भी आज विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और संसद परिसर में भी मकर द्वार के पास ये प्रदर्शन हुआ। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया गया। संसद मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और बिहार मतदाता सूची को लेकर आज दूसरे दिन विपक्ष बहुत एग्रेसिव नजर आया। स्वाति हमारे साथ मौजूद है। स्वाति, आज विपक्ष एकजुट नजर आया। ये तस्वीरें बहुत एग्रेसिव तरीके से एसआईआर पर विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया। बिहार से लेकर यहां तक ये स्थिति है। हंगामा किया गया। अब संसद जब सत्र चल रहा है तो इस वक्त जो है वो हंगामा एसआईआर को लेकर किया गया और पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आया और एसआईआर के खिलाफ लगातार हंगामा किया गया और सरकार से जवाब मांग रहे हैं विपक्षी पार्टियों के नेता। और कहा जा रहा है कि जब बिहार में इस साल अंत में चुनाव है तो फिर एसआईआर की प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है, इसको लेकर नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत है, ये गंभीर आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाई गई है। लेकिन सुबह इंडिया गठबंधन फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई और उस बैठक में आगे को लेकर रणनीति तय की गई और उसके बाद मकर द्वार पर सभी सांसद विपक्षी पार्टियों के एकजुट होकर उन्होंने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उसमें सभी सांसद मौजूद थे और नारेबाजी की गई है। और शुरू से ही लगातार एसआईआर के खिलाफ जो है वो विपक्षी पार्टियां बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की सोची समझी साजिश है पूरी तरह से बिहार में, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर डरी हुई है। यही वजह है कि एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर कराई जा रही है। तो इन तस्वीरों में विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हर मसले पर अपनी आवाज मुखर करते नजर आते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर इनकी सहमति स्वाति हम देखते नहीं होती है। लेकिन आज राहुल गांधी को आप देख लीजिए इन तस्वीरों के जरिए, चाहे अखिलेश यादव हो, विपक्ष का हर एक साथी सहयोगी एक स्वर में नजर आ रहा था सरकार के खिलाफ। जी बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी वोटरों के नाम काटे गए थे। तो इस मामले को लेकर अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन में जो तमाम पार्टियां हैं वो एक साथ एकजुट नजर आ रही है और ये आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जा रहा है, गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, साजिश को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि मिली भगत साजिश है और सोची समझी रणनीति के तहत वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप विपक्षी पार्टियों का लगाया जा रहा है। सुबह जब इंडिया गठबंधन फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई तो उसमें तमाम सांसद मौजूद थे और आगे को लेकर पूरी रणनीति तय की गई, पूरी प्लानिंग की गई और मकर द्वार पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई कि क्यों बिहार में एसआईआर कराया जा रहा है, क्योंकि कई वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। ये आरोप विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाया जा रहा है। और सुबह भी देखिए तो नोटिस भी लगातार बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसको लेकर कई सांसदों ने सदन में नोटिस दिया कि चर्चा इस पर हो। दूसरी तरफ जो है वो हंगामा हो रहा है और सरकार का कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा नहीं चाहती है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आज के प्रोटेस्ट की है और इसमें आप मीसा यादव समेत तमाम विपक्षी नेताओं को देख सकते हैं। एसआईआर पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन और इसको लेकर साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता अगर सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है और मुख्य चुनाव आयुक्त को इस मामले में जांच करनी चाहिए। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाथों में तरह तरह के तख्तियां लेकर, पोस्टर्स लेकर इसको विपक्ष ने उठाने की कोशिश की और इसको तत्काल रोकने की मांग भी की गई सरकार की तरफ से, विपक्ष के सांसदों की तरफ से। आगरा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खुलासे का मामला सामने आया है। जांच के दौरान चौंकाने वाले कई ऐसे सच सामने आ चुके हैं, जिसमें फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, फर्जी सिम, फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए गए, खेल में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता रहा। गोवा से अरेस्ट आयशा के पास से फंडिंग होती थी। कनाडा के पास के बाद लंदन भी पैसे भेजे जाते थे। अब्दुल रहमान का भतीजा लंदन से ही पैसे भेजता था। अब्दुल का भतीजा आयशा को पैसे भेजता था।
आयशा अब्दुल मिलकर गिरोह को बांटते थे पैसे। पुलिस की कई टीमें महाराष्ट्र में अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। अब मामले में जल्द ही ईडी की भी एंट्री हो सकती है। कनाडा का देखिए इसमें जिक्र हो रहा है, लंदन का जिक्र हो रहा है, वहां से पैसे भेजे जाते थे। अब्दुल रहमान का भतीजा लंदन से पैसे भेजता था। अब्दुल का भतीजा आयशा को भी पैसे भेजता था। आयशा अब्दुल मिलकर गिरोह को चलाते थे, लोगों को पैसे बांटते थे और पुलिस की कई टीमें महाराष्ट्र में भी डेरा जमाए हैं। और यह बताया जा रहा है कि ईडी की भी अब इस मामले में जल्द एंट्री हो सकती है। अवैध धर्मांतरण का जो सिंडिकेट है कितनी जगहों पर फैला हुआ है, जड़ें जिस तरह से जमी हुई हैं, एक एक जगह का भांडाफोड़ होना बहुत जरूरी है। और बताया जा रहा है कि कोई वैलिड दस्तावेज इनके पास नहीं थे, फर्जी दस्तावेजों के सहारे पूरा नेटवर्क किस तरीके से संचालित हो रहा था। तमाम देशों की इसमें एंट्री थी। लंदन गोवा से फंडिंग की जाती थी, इंटरनेशनली लोगों को पैसा भेजा जाता था। आयशा अब्दुल रहमान और भी कई ऐसे नाम निकलकर अभी तक सामने आ रहे हैं जो इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड है। एक तरफ जब जांच हुई तो धर्मांतरण गैंग का एक बड़ा जाल खुला, तमाम चीजें निकलकर सामने आई और अब जब धीरे धीरे परतें उधड़ रही हैं, बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ रहा है और ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत जल्द ईडी भी एंट्री ले सकती है। आगरा से हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सुमित, और क्या अपडेट इस मामले में मिल रही है आगरा से? बिल्कुल देखिए, आगरा से अवैध धर्मांतरण मामले में 2 लड़कियों को कोलकाता से आगरा पुलिस ने रेस्क्यू किया था। उसके बाद 6 स्टेटों में छापेमारी कर एक महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। और कल आगरा पुलिस ने 11वें जो मुख्य मास्टरमाइंड इसका आरोपी है अब्दुल रहमान, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया था। और दिल्ली से गिरफ्तार अब्दुल रहमान और गोवा से गिरफ्तार एसबी कृष्णा और आयशा, इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि इस पूरे सिंडिकेट को चलाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल होता था। फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर फर्जी खाते तक खुलवाए जाते थे, जिनमें गिरोह चलाने के लिए जो फंडिंग होती थी उसका पैसा आता था। और साथ ही ये भी इस बात का भी एक खुलासा हुआ है कि जो अब्दुल रहमान दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है उसका भतीजा लंदन में रहता है, वो वहां से गिरोह को फंडिंग करता था। गोवा की कृष्णा और एसबी आयशा अभी तक सुमित और कौन कौन सी कड़ियां निकलकर सामने आए? आयशा अब्दुल रहमान का नाम सामने आया है। बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में पूछताछ जो पुलिस कर रही है और लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, चाहे विदेशों से फंडिंग हो या लंदन से जो अब्दुल रहमान है उसका भतीजा फंडिंग कर रहा हो, या इसके अलावा जो 2 बहनों को रेस्क्यू किया गया तो जो छोटी बहन थी वो इस कदर कट्टर मानसिकता बन चुकी थी कि वो एक जिहादी बनने के लिए भी, मुजाहिद बनने के लिए भी तैयार हो गई थी और उसकी स्पेशल एक ट्रेनिंग के लिए उसे बहुत जल्द जम्मू कश्मीर भी भेजा जाना था। तो ऐसी तमाम खुलासे हो रहे हैं। आगे भी तो लंदन और गोवा से फंडिंग होती थी इनके लिए। आगरा में ही अवैध धर्मांतरण मामले में अब तक 2 युवतियों का रेस्क्यू करवाया गया। रेस्क्यू युवतियों की काउंसलिंग में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। कारोबारी की 2 बेटियों का धर्मांतरण हुआ था। मुजाहिद बनने को तैयार हो गई थी छोटी बेटी। कोलकाता पहुंचने पर कट्टरता की ट्रेनिंग इनको दी गई। इंस्टा पर कोलकाता के इब्राहिम से इनका संपर्क हुआ। दोनों बहनों का ब्रेन वॉश किया गया और कोलकाता पहुंचने पर आमना, जोया इनके नाम रख दिए गए। सदस्य डाक से भेजते थे इस्लामिक धार्मिक साहित्य। युवती ने बुर्का पहनने और महिला की इंस्टा पर डीपी लगाई थी। काउंसलिंग के बीच मां बाप को देख बेटियां भावुक हो गई और 4 महीनों से गायब थी बेटियां और 4 दिन पहले इन 2 लड़कियों की बरामदगी हुई है। सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, जिस तरीके से कट्टरता का जिक्र यहाँ पर हुआ है, लड़कियों के साथ बर्बरता की गई, डाक से इनको इस्लामिक धार्मिक साहित्य भेजे जाते थे। बिल्कुल देखिए, आगरा के कारोबारी की जो 2 बेटियां 4 महीने पहले लापता हुई थी, इनको आगरा पुलिस ने 4 दिन पहले कोलकाता से रेस्क्यू किया था। उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। जो दोनों बेटियों को रेस्क्यू किया कोलकाता से, उसमें जो बड़ी बेटी है उसको नाम आमना रख दिया गया था। जो छोटी बेटी थी उनकी कारोबारी की, उसका जोया नाम रख दिया था। जोया का कदर मान जो ब्रेन वॉश किया गया था कि वो मुजाहिद बनने तक को ट्रेनिंग वो तैयार हो गई थी और उसे जम्मू कश्मीर में उसको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बहुत जल्द भेजा जाना था। लेकिन उससे पहले पुलिस ने पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया और उन दोनों युवतियों को वहां से रेस्क्यू किया और अन्य लोगों की गिरफ्तारी की। इसके साथ ही पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि जोया ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर ही एक AK-47 के साथ बुर्का पहनी महिला का डीपी लगाया था। उसका इस कदर माइंड वॉश कर दिया था कि वो इस्लाम के लिए लड़ने के लिए जिहाद छेड़ना चाहती थी। जी का सुमित जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटेंगे जल्द।